हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग आज पढ़ेंगे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, इसे हम बीए भी कहते हैं। इसके 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसका चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, धंधाकीय व्यवस्था के स्वरूप 8, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट 1। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि प्रस्तावना इसकी क्या होती है। सबसे पहले, समय के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई, यानी जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया लोगों की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता गया, वो भी बढ़ती गई। होता ही है ना, आप लोगों की भी एक चीज़ दिला दो तो दूसरी चीज़ की ख्वाहिशें बढ़ जाती है। बोला ना, ये तो हमारा और भी ज़्यादा जरूरी था, वो तो हमने मांगा नहीं, ऐसा ही बोलते होंगे ना। तो सेम वही है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे लोगों की यानी मनुष्य की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है और विविधता उसमें आ गई। और बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं एक चीज़ दिला दी तो शांति मिलेगी आपको, नहीं, एक दिलाती तो दूसरी आवश्यकता खड़ी होगी, दूसरी दिला दी तो तीसरी, यानी ऐसा नहीं आप ही मैं भी, क्योंकि हम मानव इंसान हैं, हमारी कभी भी आवश्यकताएं संतुष्टि हमें नहीं मिलती है। जितनी ज़रूरत होती है हमें उससे ज़्यादा और बढ़ती ही जाती है। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को स्वयं संतुष्ट करने में असमर्थ हो गया। अब क्या हम अपने आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाते हैं? नहीं। जैसे आप डिपेंड होते हो अपने पेरेंट्स पे, हम भी डिपेंड होते हैं अपनी सैलरी वगैरह पे, यानी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप हो या मैं। उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरा ये भी है कि हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते, असमर्थ है। हमें अगर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ावा करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें और व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उनके द्वारा हमें सहायता प्राप्त हो। तत्पश्चात यानी उसके बाद समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा के विनिमय करने में अपना समय और शक्ति खर्च करने लगा। यानी समाज में क्या हुआ, अलग अलग मानव की आवश्यकता को, यानी लोगों की जो अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए लोगों ने वस्तु, सेवा, मुद्रा और विनिमय, यानी इनके द्वारा क्या कि कई लोग क्या करते हैं, कई के पास पैसा तो है मगर काम करने में असमर्थ है। कई काम करने में असमर्थ होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, यानी काम कर सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए अपना समय और शक्ति खर्च करने में लगे। जिनके यही वर्ग व्यापारी है। यानी व्यापारी क्या है? जो व्यक्ति अपना समय वस्तु, सेवा, मुद्रा और विनिमय के द्वारा अपना समय और सेवा दोनों खर्च करने के लिए तैयार हुआ, वो होता है व्यापारी। व्यापारी क्या करते हैं बाजारों में? वो हमारे लिए आवश्यकता की संतुष्टि करते हैं। ऐसा तो नहीं है वो फ्री में कर रहे हैं, उसके बदले में वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके अब कितने सारे अलग अलग व्यापारी है, तो अलग अलग जो व्यापारी होते हैं वो अलग अलग मानव की जो विविधता होती है आवश्यकता की, उन्हें संतुष्ट करने में लगते हैं। क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसने अलग अलग व्यवस्था की, यानी खरीदने की अलग करी और बेचने की व्यवस्था अलग करी। ये किसने करी? व्यापारी ने। इस प्रकार धंधा की व्यवस्था के विविध स्वरूप जैसे व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त कुटुंब और के द्वारा संचालित धंधा, सहकारी मंडली और जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक यहाँ मिलकर के स्टॉक कंपनी, यानी खूब सारा सामान जैसा रहता है, ये सब अस्तित्व में आए। यानी जब व्यापारी सोचने लगा कि कोई भी व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता है, तो उसने क्या किया, अपने सहयोगी से मिलकर के, यानी जो व्यक्ति पैसा, वस्तु, सेवा, विनिमय खर्च करके उसके बदले में दूसरे व्यक्ति की जो आवश्यकता पूरी कर सके, वो व्यापारी कहलाते हैं। उसके बदले में फिर उन्होंने क्या किया, खरीदने और बेचने वाले के दो अलग अलग पार्ट बनाए, क्योंकि हर एक ही व्यक्ति दोनों काम नहीं कर सकता।
और जो परिवार है, जो व्यापारी व्यवस्था जो है, वो मालिक की अलग हो गई, दो पार्टनरशिप की अलग हो गई, जो कुटुंब मिलकर जो परिवार संयुक्त परिवार करते हैं वो अलग हो गई। इस प्रकार से जॉइंट स्टॉक यानी मिलकर के स्टॉक इकट्ठा करने लगे, ये सब चीज़ें मिलकर के होने लगी। सबसे अब हम इसमें पढ़ेंगे व्यक्तिगत मालिकी, यानी व्यक्तिगत मालिकी किसे कहते हैं। धंधा की व्यवस्था के दूसरे मालिकी का स्वरूप सबसे प्राचीन और सरल है। सबसे यानी ये मालिकी का जो स्वरूप है बहुत ही पुराना भी है और आसान भी है। यह स्वरूप में व्यापार धंधे के उद्गम काल से अस्तित्व है, यानी बहुत पहले से ही शुरुआत इसकी हो चुकी है। बहुत पहले से ये क्या कि अस्तित्व में आ गया था, ऐसा नहीं अभी हुआ है। बस ये कि थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है। वैसे तो आपके टेस्ट में भी चेंज हो गया ना। पहले आप अभी नई लेटेस्ट चीज़ें खाने को मिल रही है, क्योंकि चाइनीज़ आइटम इतने एक से एक आने लग गए, तो हमारी आवश्यकता बढ़ गई ना। पहले आप जानते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानती होगी। नई चीज़ें नई देखते हैं हम लोग, सर्च करते हैं, तो बस उसी अनुसार ये सब भी परिवर्तन होता जाता है। तीव्रता से परिवर्तित होते विश्व में व्यापार धंधे के स्वरूप अस्तित्व आए और विकसित हुए, फिर भी यह प्राचीन और सरल प्रथा आज भी विद्यमान है। इसका अर्थ कि व्यक्तिगत मालिकी होती क्या है। व्यक्तिगत मालिकी यह इस प्रकार का स्वरूप है कि जिसकी मालिकी, संचालन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति करता है, यानी चलाता भी वही है, पैसा भी वही लगाता है, संचालन भी वही करता है। जो भी संपूर्ण उसमें लिखा पड़ी जो भी काम करने हैं, देख रेख करना है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति की होती है, यानी एक अकेले व्यक्ति की होती है। पूंजी भी, देखभाल भी, नियंत्रण, नियमन, आयोजन संपूर्ण उसे कहते हैं व्यक्तिगत मालिकी। एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है, यानी एक ही व्यक्ति पैसा लगाता है, विनियोग करता है, पूंजी लगाता है, धंधा शुरू करता है, धंधा प्रारंभ करता है और धंधे के कार्य जैसे क्रय विक्रय स्वरूप को संभालता है। उसके परिणाम में लाभ और हानि स्वयं में उठाता है, यानी एक व्यक्ति ही पैसा लगाता है, वो धंधा भी फिर वही शुरू करता है, पार्टनर वार्टनर कुछ ही नहीं, इसमें लेना देना नहीं। तो जैसे जैसे वो काम करेगा तो उसमें अब काम तो होते ही है ना। धंधा शुरू किया तो उसमें जो खरीदेगा बेचेगा वो भी वो खुद ही करेगा। व्यक्तिगत मालिकी की बात कर रही हूँ मैं अभी। तो जो उसमें लाभ होगा या हानि होगी वो भी उसका पर्सनल होगा, उसमें किसी का कोई भी लेन देन नहीं होता है। अब इसके लिए क्या है कि अपने तो ये अर्थशास्त्री वाला ही चलेगा, इनमें अलग अलग विद्वानों ने कहा है। सबसे पहले लुईस एनिना ने कहा है एकाकी व्यापार। ये अब देखो चीज़ वही है, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा, लेकिन सबका कहने का जो तरीका है बस वो परिवर्तित है, बाकी चीज़ एक ही है। होगा वही व्यक्ति की मालिकी वही होगी कि एक व्यक्ति का है, वह अपने अनुसार पैसा भी लगाता है, धंधा भी चलाता है, सामान को खरीदता बेचता भी है। अब जो नुकसान होगा फायदा होगा वो भी सब उसका ही होगा। अब ये किस तरीके से बोलते, एकाकी व्यापार यानी व्यापार व्यवस्था का एक ऐसा स्वरूप है जिसके शिखर मीन्स ऊंचाई पर एक ही व्यक्ति विराजमान है। बात वही हुई ना, उसके शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान है। चाहे हम कह दे पैसे लगाने वाला एक ही व्यक्ति, एक ही बात हुआ ना। जो लगाएगा वो मालिक है, मालिक यानी हेड, तो उत्तरदायी है, धंधे के कार्य को निर्देश करता है और अकेले ही निष्फलता के जोखिम को उठाता है। देखो बस लैंग्वेज की चेंजिंग है, बाकी चीज़ वही है, ये भी तो वही कह रहे हैं। उसके शिखर पर एक ही व्यक्ति होता है, इट मीन्स वो एक ही मालिक है, यानी पैसा लगाने वाला एक ही है। जो उत्तरदायी है, अब वो अपने अनुसार ही धंधा शुरू करता है, धंधे के कार्य को निर्देश देता है, यानी किस प्रकार से काम करना है वो भी वो खुद ही करता है। और अकेले निष्फलता की जोखिम, जो सफलता है निष्फलता यानी लाभ या हानि जो होती है उसकी जिम्मेदारी, जो जोखिम होती है वो भी उसी की होती है। देखो बात वही हुई ना, कहने का तरीका वही हुआ, बस थोड़ा सा ये घुमा के बताया। तो आप एकदम इजी वाली लैंग्वेज जो होती है ना उसे ध्यान रखना। इस परिभाषा से समझा जा सकता है कि एकाकी व्यापारी या व्यक्तिगत मालिकी अकेला ही समग्र रूप से उत्तरदायी, संपूर्ण काम के प्रति उत्तरदायित्व किसका है, उस अकेले व्यक्ति का ही है जिसकी व्यक्तिगत मालिकी होती है। संपूर्ण व्यापार उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत ही चलता है, यानी वो जो बोलता है उसके अनुसार ही काम किया जाता है। जैसे और व्यापार में
हो, हानि हो या दिवालिया हो, इसका जोखिम भी उसके सिर पे। अब जब किसी के और का कोई इंटरफेयर ही नहीं है तो नुकसान लाभ जो भी होगा वो भी पर्सनल उसी का होता है। अब इसके हैं लक्षण। सबसे पहला है इसमें लक्षण मीन्स विशेषता भी होती है और लक्षण भी, दोनों एक ही चीज़ है। पहला है इसमें स्थापना की सरलता। जो व्यक्तिगत मालिकी होती है उसकी स्थापना किस प्रकार से की जाती है। पहला है स्थापना की सरलता, यानी आसानी से इसकी स्थापना की जा सकती है। व्यक्तिगत मालिकी स्थापना विधि बहुत सरल है। कानूनी इसमें उलझन भी नहीं है। उलझन क्यों नहीं? क्योंकि उसकी खुद की है। उसे किसी का पार्टनर तो है नहीं जो लिखा पढ़ी कराओगे, साइन कराओगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसीलिए कानूनी उलझने भी नहीं होती है। वैध व्यापार कोई भी व्यक्ति किसी स्थान से प्रारंभ कर सकता है। अब जब मालिकी खुद की है, अकेला व्यक्ति है, तो जहाँ मानो उसका वहीं से वो शुरुआत इसकी कर सकता है। इसीलिए इसकी स्थापना विधि सरल होती है, यानी इसको शुरुआत करने में कोई भी तकलीफ, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा है इसमें पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं ही पूंजी लगता है। जो व्यक्तिगत मालिकी होती है, जो व्यक्ति की खुद मालिक है, तो पैसा भी वो अकेले ही लगाता है। यदि उसे पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर भी धंधा में लगा सकता है। तो अगर मान लो उसके पास पैसे कम पड़ रहे हैं तो उधार पूंजी लेगा, लेकिन लगाएगा खुद ही। उधार पूंजी का मतलब क्या होता है कि ब्याज देना पड़ता है। ब्याज कौन देगा? वो खुद ही देगा। इस उधार के द्रव्य को वापस करने का दायित्व भी मालिक का होगा। जो उधार जो पैसे लिए हैं तो वापस करेगा भी कौन? वो जिसने लिए। उसने लिए किसने? व्यक्तिगत मालिकी का है तो उस व्यक्ति ने लिए। उसके बजाय कोई और तो देगा नहीं। साथ में जो इंटरेस्ट वगैरह जो भी लेना देना, जो भी बात आपस में डिस्कशन हुआ होगा, वो सबका सामना भी उसे ही करना पड़ेगा। तीसरी है व्यवस्था शक्ति। व्यक्तिगत मालिकी स्वयं ही धंधे का व्यवस्थापक होता है, यानी व्यवस्था जो करी जाती है वो भी उसके द्वारा ही की जाती है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्रय विक्रय, यानी किस प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी है, किस प्रकार से सामान लाना है, किस प्रकार से देना है, तैयार करवाना है, ये सारी जिम्मेदारी जो भी होती है ये उस अकेले व्यक्ति की ही होती है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्रय विक्रय, वसूली, हिसाब, काम काज और अन्य व्यवस्था संभालता है। और सारा काम उसके खुद के ऊपर ही होता है। मालिक खुद है तो कितनी वस्तु खरीदनी है, कितनी देखनी है, कितना वसूल करना है पैसा, हिसाब का जो भी काम काज है, लेना देना जो भी है, और अन्य जो भी व्यवस्था है, वो सभी व्यवस्थाएं हैं, ये सभी व्यक्तिगत मालिकी यानी वो व्यक्ति ही संभालता है। वह स्वयं ही धंधे का मालिक है और स्वयं ही संचालक। वो जो मालिक खुद है वो ही अपने धंधे को खुद ही चलाता है। आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्य, संबंधित या वेतनभोगी व्यक्ति की तलाश भी की जा सकती है। अगर उसको जरूरत पड़ रही है तो जो वेतन दे करके जो व्यक्ति काम करते हैं उनको वो रख सकता है सहायता के लिए। चौथा पॉइंट है कार्य स्वतंत्रता और शीघ्र निर्णय। व्यक्तिगत मालिकी धंधे से मुक्त वातावरण का अनुभव करता है। वो एकदम से किसी भी वातावरण में कोई बंदिश में नहीं है। उसको काम करना है तो वो अपने अनुसार काम करता और करवाता है। धंधा की ये कार्य अपनी सूझबूझ योग्यता के अनुसार संपूर्ण स्वतंत्रता से करता है, यानी बहुत दिमाग लगा के किस प्रकार का काम करना है, क्योंकि उसमें हस्तक्षेप तो किसी का होता ही नहीं है, रोक टोक किसी की होती ही नहीं है। तो जो उसको सही लगता है उसमें सोच समझ करके सूझबूझ से और योग्यता वाला, यानी जो अच्छा लगे, क्वालिटी वाला जैसे भी हो, तो सारी उसके पास सब स्वतंत्रता तो उसके पास होती ही है, तो वो काम भी अपने अनुसार ही करता है। स्वयं ही मालिक होने से शीघ्र और सरलता से निर्णय भी ले सकता है। अगर काम में कोई समस्या आ रही है, नहीं बिक रहा है, या दूसरा कोई टेस्ट चल रहा है बाजार में, तो वो अकेला मालिक है तो निर्णय भी वो आराम से खुद ही ले लेता कि ये नहीं दूसरा करना है वो, क्योंकि वो खुद कुछ भी स्वतंत्र है अपने व्यापार में कुछ भी करने के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट है दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी का देना चुकाने का दायित्व असीमित होता है। व्यक्तिगत जो मालिकी होती है का देना या चुकाना, देना मीन्स जो उधार उसने लिए उसको देना का दायित्व जो हो वो भी असीमित होता है। असीमित दायित्व अर्थात पीढ़ी का देना चुकाने के लिए लेनदार मालिक की निजी संपत्ति पर भी दावा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर व्यक्तिगत मालिकी में व्यक्ति ने उधार पैसे लिए और वो देना बाकी रह गया हो, तो उसे उधार देने के लिए क्या किया जाएगा, उसे
पीढ़ी को देना जब बाकी रह गया, तो जो लेनदार जो व्यक्ति है, तो वो अब मालिक की क्या करेगा, या तो वो पैसे नहीं दे रहा है, तो वो जो उसकी निजी खुद की जो संपत्ति है उस पर भी अपना दावा कर सकता है, भाई मुझे पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं तो आपकी ये चीज़ लेके जाने वाला हूँ, और वो उस व्यक्ति की वो पर्सनल होती है। अन्य प्रकार से कहा जाए कि मालिक को धंधा में हानि हो, धंधे का ऋण बढ़ता जाए और धंधे की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो, तो धंधे के मालिक को निजी संपत्ति में से अतिरिक्त ऋण पूर्ण रूप से चुकाने का दायित्व होता है। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को क्या होगा, अगर अकेला व्यक्ति है, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है, नुकसान लग रहा है, और उसके पास ऐसा नहीं है कि वो किसी प्रकार से पैसा चुका सकता, तो क्या करेगा, अपनी जो निजी जो संपत्ति है, तो वो अपना जो ऋण उधारा है उसके रूप में भी वो चुका सकता है। 6 पॉइंट है रहस्यों की गुप्तता। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापारी अपने धंधे का एकमात्र मालिक होने से रहस्यों की गुप्तता भी बनी रहती है, क्योंकि वो किसके आगे बोलेगा, कोई है ही नहीं, वो तो अकेला ही है। यानी जो भी काम करेगा सूझबूझ से करेगा, योग्यता से करेगा, वो खुद के अनुसार ही काम करेगा। तो जो भी फेरबदल जो करता है, तो उसकी जो गुप्त बातें हैं वो किसी और को जाहिर कैसे होगी, वो किसी को भी पता नहीं चल सकती। इसलिए उसकी जो रहस्य हैं वो भी गुप्त रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। 7 पॉइंट हमारा निजी संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापार का कार्य क्षेत्र सीमित होने के कारण ग्राहकों के साथ निजी संपर्क भी रखा जा सकता है। वो पर्सनल जाकर के भी बात कर सकता है किसी भी व्यापारी से, किसी भी कंपनी के और व्यक्तियों से। ग्राहकों की परिवर्तित होती अभिरुचि, आवश्यकता, फैशन, मांग आदि पर ध्यान देकर ग्राहकों को अधिक संतोष भी दिया जा सकता है। अब लोगों की क्या है, आपकी मेरी जो भी है, हमारी सबकी आवश्यकता तो बहुत सारी है, लेकिन साथ साथ क्या है कि हमारी जो रुचि है, जो फैशन है, वो भी बदल जाती है। आज देखा किसी का, ये इस पे अच्छा लग रहा है, चलो हम भी ले आते हैं, लेकिन फैशन कितने दिन है, 2-4 दिन की फैशन होती है। या फिर क्या होता है कि अपन लोग क्या करते हैं, 2-4 बार पहना तो लगता है कि नहीं उसने तो देख लिया, और दोबारा फ्रेंड्स के साथ जाए तो ये तो पहन नहीं सकते, यानी ये तो एक फैशन है, ये तो अभिरुचि है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बदलाव करेंगे, यानी दूसरी चीज़ें लेंगे। आप ग्राहकों की बदलती इन रुचि, फैशन, मांग, आवश्यकता, इन सबको देख करके तो जो व्यक्ति है, जो मालिक है, उनको लगता है कि अभी दूसरी वस्तु की मांग ज़्यादा हो रही है, डिमांड में। अभी मान लीजिए विंटर वेकेशन है, थोड़ी थोड़ी ठंडी तो हो ही रही है ना, तो अभी किसकी आवश्यकता पड़ी, वुलन की, और नई नई डिजाइन के अगर वुलन निकलते हैं, मांग बढ़ रही है, तो जो निजी जो व्यक्तिगत जो मालिक है, वो फौरन जैसे ही लोगों का टेस्ट चेंज होता है, उसके अनुसार रुचि बदलती है, पसंद बदलती है, मांग बढ़ती है, उसके अनुसार वो अपने व्यवसाय में बदलाव कर सकता है, जिससे क्या होगा, उससे ग्राहकों को संतोष प्राप्त होगा और वो उसमें अधिक उत्पादन करके बाहर भी निकाल देगा। 8वां पॉइंट है मालिक और संचालन का ऐक्य, यानी ऐक्य मतलब एकता। व्यक्तिगत मालिकी में जो मालिक होता है वही संचालक होता है, इसीलिए मालिक और संचालन में ऐक्य होता है, यानी दोनों एक ही है, अलग कहाँ हुए, मालिक भी वही है, संचालक भी वही है। अन्य विविध धंधा की इकाइयों में मालिक और संचालक पृथक पृथक होते हैं, क्योंकि और दूसरे जो धंधा है, धंधा के संस्थाएं जो होती है, उनमें मालिक अलग होता है और संचालक अलग होता है, लेकिन जो व्यक्तिगत मालिकी है उसमें तो दोनों एक ही होते हैं। यह हमने इसकी पढ़ी लक्षण विशेषता। अब हम पढ़ेंगे इसमें लाभ। सबसे पहला पॉइंट है इसमें सरल स्थापना विधि। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना विधि सरल होती है। इस प्रथा में किसी प्रकार के दस्तावेज तैयार नहीं करने पड़ते, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है, तो दस्तावेज कब तैयार किए जाते हैं, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई कंपनी खोलते तो दस्तावेज होते हैं, साइन होते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अकेला व्यक्ति है तो क्या साइन, क्या कानूनी, कुछ ही नहीं, इसलिए इसकी स्थापना विधि भी सरल पड़ती है। इसमें किसी दस्तावेज को तैयार भी नहीं करना पड़ता है।
कानून की कोई अटपटी जटिल विधि से भी नहीं गुजरना पड़ता, बस जो कानून के जो नियम है कंपनियों पे जो लागू होते हैं बस वही मानने पड़ते हैं इनको। लेकिन और जो बहुत सारे विधि है, जटिल विधि है, कठिन विधि है, उसमें से भी इनको नहीं गुजरना पड़ता। अन्य पूंजी वाला, अशिक्षित या सामान्य कुशलता वाला व्यक्ति भी यह धंधा प्रारंभ कर सकता है, जो कम पैसा लगा करके या जिन्हें धंधे के बारे में जानकारी नहीं है वो भी अपना धंधा शुरू कर सकता है। दूसरा इसमें अल्प पूंजी। अल्प मतलब कम। अल्प पूंजी व्यक्तिगत मालिका का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण विशिष्ट लाभ है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो है वो है कि कम से कम पूंजी में भी अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत मालिकी में अल्प पूंजी से व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है ना, तो अपने हिसाब से अपन छोटा धंधा शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे बाद में बड़ा होगा, लेकिन जितना हमारे पास पैसा हम उसके अनुसार अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अधिक द्रव्य की आवश्यकता होने पर मालिक उधार लेकर भी धंधे में पूंजी लगा सकता है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है तो जैसे उसको फिर पैसे की आवश्यकता होती, पूंजी की आवश्यकता होती, तो उसकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या किया जाता है, उधार लिया जा सकता है। तीसरा है रहस्यों की गुप्तता। देखो, जो विशेषता और जो लाभ है वो सिमिलर से ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये एक ही है। हाँ, एक ही है, बस थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंजेज है, बाकी एक ही है। धंधे की सफलता के रहस्य गुप्त रखना व्यापारी के लिए लाभदायक होता है। कोई भी व्यापारी हो, किसी भी प्रकार का व्यापारी हो, धंधा हो, सभी को अपनी जो व्यवसाय के बारे में जो गुप्तता है, उन्हें जो सफलता के जो कारण है उन्हें गुप्त रखने आवश्यक होते हैं, क्योंकि वो उनके लिए लाभकारी होते हैं, फायदेमंद होते हैं। व्यक्तिगत मालिकी के स्वरूप में एक ही व्यक्ति के पास संपूर्ण अधिकार होने से वह धंधे के सौदे, हिसाब और धंधे की सफलता की चाबी गुप्त रख सकता है। यानी किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार से उसको सफलता प्राप्त हो रही है, ये और जो भी हिसाब वगैरह है धंधे के, ये सब वो अकेला गुप्त रख सकता है। यानी चाबी वगैरह हो, किसी को किसी भी चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं होती है। व्यापार के अन्य स्वरूप की तुलना में इस स्वरूप में रहस्यों की गुप्तता ज़्यादा अच्छी तरह से बनी रहती है। यानी इसमें अन्य और व्यापारी जो होते हैं, मिक्स जो व्यापारी होते हैं, उनमें क्या होता है कि इधर उधर यानी एक दूसरे की बातें पता रहती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई और रहता ही नहीं है, अकेला व्यक्ति है, व्यक्तिगत मालिकी अकेला व्यक्ति है, तो उसकी गुप्तता भी वो अच्छी तरह से बना करके रख सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट हमारा शीघ्र निर्णय, यानी जल्दी से जो निर्णय लिए जाते हैं। व्यक्तिगत मालिकी धंधा विषयक बातों का सर्वोपरि निर्णायक होने से धंधे की स्पष्टि महत्वपूर्ण बातें संबंधी निर्णय त्वरित ले लेता है। यानी जो भी धंधे से संबंधित जो विशेष बातें होती है कि किस प्रकार से हम अपने धंधे को और सर्वोपरि बनाएं, तो उसके निर्णय भी वो आराम से और महत्वपूर्ण तरीके से वो खुद जल्दी से ले सकता है। बाजार की दिशा और परिवर्तित संयोग के अनुसार शीघ्र निर्णय ले सकता है। जिस प्रकार से बाजार में जो परिवर्तन होता रहता है, जिस प्रकार से धंधे में परिवर्तन होता है, टेस्ट में परिवर्तन होता है, उसके अनुसार ही वो अपने जो धंधे है उसमें शीघ्रता से निर्णय लेकर, डिसीजन लेकर के उसके अनुसार अपने वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, लोगों को संतुष्ट भी कर सकता है, लोगों की आवश्यकताएं की पूर्ति भी कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में मालिकी और संचालन में एक क्या होता है, यानी दोनों मिलाकर के एक ही होते हैं। धंधे का संचालन सूत्र मालिक के हाथ में होने से ग्राहक, कर्मचारी तथा लेनदारों के साथ व्यक्तिगत और निजी जीवन संपर्क रखा जा सकता है। अब वो अकेला व्यक्ति है धंधे का संचालन करने वाला, तो वो क्या करता है, जो भी हाथ में जो ग्राहक वगैरह होते हैं उनकी पहचान अच्छे से कर सकता है, कर्मचारी वगैरह से, लेनदारों के साथ जो निजी यानी जीवन, जब वो अकेला ही है तो लेन देन का काम भी वही करेगा, चाहे वो क्रय करने का है, चाहे विक्रय करने का हो, चाहे पैसे लगाने का हो, चाहे व्यापार करने का है, तो उनके अनुसार वो क्या है कि उनके निजी जीवन संबंधी संपूर्ण जानकारियाँ भी रखता है, यानी उनके ज़्यादा पास में रहता है। परिवर्तनशील व्यापार प्रवाह, फैशन, ग्राहकों की रुचि के अनुसार उत्पादन और वितरण व्यवस्था में
आवश्यक परिवर्तन करके स्वयं को बाजार में टिकाए भी रख सकता है। ऐसा व्यक्ति बाजार में कब टिक सकता है? ऐसे बाजार में वही व्यक्ति टिक सकता है जो लोगों की, ग्राहकों की पसंद के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उन्हें सही समय पे उत्पादन दे, वितरण व्यवस्था सही हो, और ऐसा व्यक्ति बाजार में लंबे समय के लिए टिका रह सकता है। यानी आवश्यकता जैसे जैसे परिवर्तित होती है उसके अनुसार ही वो अपने उत्पादन में भी परिवर्तन करके अपनों को रख सकता है लंबे समय तक के लिए। 6 पॉइंट है परिवर्तनशीलता। व्यक्तिगत मालिकी में परिवर्तित संयोग के साथ साथ मालिक अपने व्यापार में आवश्यक परिवर्तन बहुत ही सरलता से कर सकता है। यानी जब किसी कारणवश लगता है कि इन कारणों से अपने व्यापार में आवश्यक है किसी कारण के संयोग से कि परिवर्तित किस प्रकार से किया जाए, तो वो एकदम से परिवर्तन करके बहुत आसानी से काम भी कर सकता है। शीघ्र निर्णय और सतत जागृति के कारण धंधे में परिवर्तनशीलता लाई जा सकती है। यानी धंधे में परिवर्तनशीलता कब लाई जाती है? जब जल्दी से निर्णय ले और लगातार उनमें ग्राहकों के प्रति जागृत रहे, तो धंधे में बदलाव भी आराम से किए जा सकते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा कर का अल्पबोझ। जो टैक्स होता है वो होता है कर, मतलब जिसे कहते हैं व्यक्तिगत मालिकी के धंधे की आय मालिक की होती है। यानी जो भी व्यक्तिगत मालिक में जो भी धंधे में इनकम होती है वो सिर्फ और सिर्फ होती है व्यक्तिगत मालिक की। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। सिर्फ अगर किसी वेतनभोगी व्यक्ति को रखा जाता है तो उसे वेतन दिया जाता है, लेकिन जो सारी आय मिलती है वो संपूर्ण आय व्यक्तिगत मालिक की ही होती है। अर्थात उस पर व्यक्ति द्वारा करने वाली आयकर की दर भी लागू होती है। अब जो उसके पास इनकम है तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही, वो तो गवर्नमेंट के काम है। तो टैक्स जो लगता है उसकी जो भी दर होती है वो उसके अनुसार ही होती है। सामान्य रूप से व्यक्तिगत मालिकी के धंधे का कद लघु होने से आय कम होती है। अब अकेला व्यक्ति व्यक्तिगत मालिकी है तो ज़्यादा विस्तृत रूप में तो व्यापार फैला हुआ नहीं रहता, तो उसके अनुसार उसकी इनकम होती है, और जितनी इनकम उसकी होती है उसके अनुसार ही उन्हें कर देना पड़ता है। यानी आय के अनुसार ही उनका टैक्स दर भी कम होता है। जिसका कर बोझ अलग होता है, इसलिए उसको जो कर का जो बोझ होता है, भार जो होता है, वो भी उसका कम ही होता है। 8वां पॉइंट है हमारा अल्प कानूनी नियंत्रण। यानी जो कानून का जो नियंत्रण होता है वो भी काफ़ी कम होता है। व्यापार व्यवस्था के अन्य स्वरूप की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी पर कानूनी नियंत्रण कम होता है। क्योंकि इस पे कानूनी नियंत्रण इसलिए कम होता है क्योंकि जो व्यापार व्यवस्था है उनके स्वरूप में उनके काफ़ी बड़े बड़े व्यापार होते हैं, तो उन पे कानून का जो स्वरूप होता है वो भी ज़्यादा होता है, नियंत्रण भी ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्या है कि व्यक्तिगत मालिकी है, छोटा व्यापार है, छोटा बिजनेस जहाँ पे होता है, तो उसमें कानूनी नियंत्रण भी इतना नहीं होता है। सिर्फ जो कानून के नीति नियम है उसका बस पालन करना होता है, लेकिन उस पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता है। पूंजी में कमी वृद्धि करने के लिए किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं थी। आपका कब ज़्यादा पैसा लगाना है, कब कम लगाना है, इसके लिए उसे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर धंधा ज़्यादा चल रहा है तो वो और पूंजी लगा देगा। पूंजी लगाने के लिए उसे उधार लेना पड़ेगा, यानी ऋण पे लेना पड़ेगा। जो ऋण पे लेगा तो उसकी ब्याज दर जो होगी वो भी उसे ही चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये किसी को पूछने की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे जो सही लगता है, कितनी पूंजी किस समय लगानी है, वो अपने अनुसार ही पूंजी कम और ज़्यादा लगा सकता है। धंधे का कद सीमित होने के कारण इसमें कानूनी नियंत्रण कम होते हैं। जैसे जैसे जितना धंधा है उसका जिस स्वरूप में धंधा है उसके अनुसार ही उसको, यानी विस्तृत रूप में तो फैला नहीं है उसका धंधा, कम विस्तृत रूप में ही है, तो उसके अनुसार ही उसमें कानूनी नियंत्रण भी कम होते हैं। तो यह हमारा था 8वां पॉइंट। जो भी मालिकी वाला जो है आज हमने पढ़ा, इसमें शुरुआत हमने करी थी इसकी धंधा की व्यवस्था, यानी किस प्रकार से व्यक्ति धंधा करता है, धंधे की आवश्यकता क्यों होती है। फिर हमने इसके लक्षण पढ़े, जो लक्षण हमारे 8 थे, और उसके बाद में हमने पढ़े इसके लाभ। यानी अगर एक व्यक्ति यानी एकाकी व्यक्तिगत मालिकी जिसकी होती है
वो किस प्रकार से व्यापार करता है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, फिर उसे किस प्रकार से लाभ का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं इसमें लाभ है, इसमें काफ़ी सारी सीमाएं भी है, तो इसकी सीमाएं तो हम कल पढ़ेंगे। लेकिन आज हमारा लेक्चर यहीं पे हम रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक ये जो पॉइंट मैंने जो ये सब चीज़ें जो पढ़ाई है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, और जो इसके अंदर जो क्वेश्चन बन रहे हैं एकाकी व्यापारी वाला, वो इसमें से जो जो बन रहे हैं वो करने हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।